तो हेलो, ये है पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 देख लो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हे एवरीवन, वेलकम टू साइंस ही न्यू। तो हमने पार्ट 1 खत्म करा था फेब्रुअरी रेवोल्यूशन पे, तो फटाफट से फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के इफेक्ट्स देख लेते क्या क्या हुए थे। तो मेन इफेक्ट तो मैंने अपने पार्ट 1 में ही बता दिया था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था सोवियट्स और ड्यूमा वर्कर्स से मिलकर, और हर तरफ सोवियत सेटअप्स होने लग गए और फार्मर यूनियंस बनने लग गए, फैक्ट्री यूनियंस बनने लग गए, सोल्जर्स ने अपने अंदर कमिटीज बनाने लग गए, फैक्ट्री वर्कर्स अपने इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को क्वेश्चन करने लग गए। अब जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी वो दो तरीके से चल रही थी, एक ड्यूमा वर्कर्स चला रहे थे और एक सोवियत चला रहे थे। तो मेन पावर थी ड्यूमा वर्कर्स के पास, क्योंकि वो पहले से पार्लियामेंट में बैठे हुए थे। पर बोल्शेविक्स की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी, क्योंकि लोगों के बीच में उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी। अब प्रोविजनल गवर्नमेंट सोवियट्स का राइज बढ़ना कम करना चाहती थी। हर जगह उन पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे थे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि अगर उसकी सत्ता चले जाए तो अब ये सब चीज़ें 1917 में ही हो रही थी, जब जिस साल रेवोल्यूशन हुआ, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, उसी साल ये सब चीज़ें हो रही थी। तो अब बोल्शेविक पार्टी ने तीन एजेंडा बना लिए थे। एक था पीस, लैंड और ब्रेड। पीस था वॉर में से पीस, वर्ल्ड वॉर 1 से हम हट जाएंगे। सेकंड था लैंड। लैंड वो नोबल्स की लैंड जो चाहिए थी फार्मर्स को, वो उन्हें दे देंगे। थर्ड था ब्रेड। ब्रेड मीन्स लोगों का खाना, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उन लोगों को खाना दिया जाएगा। और यही चीज़ लेनिन अपने अप्रैल थीसिस में भी लिखता है कि बैंक्स को नेशनलाइज कर देना चाहिए और फार्मर्स को उनके नोबल्स की लैंड दे देना चाहिए। हमारे पास आ जाता है थर्ड रेवोल्यूशन, जिसे कहा गया अक्टूबर रेवोल्यूशन, जो कि एक्चुअली नवंबर में हुआ था, क्योंकि रशिया का कैलेंडर थोड़ा अलग चलता था। रेवोल्यूशन करा था व्लादिमीर लेनिन ने। अब आप सोच रहे हो कि व्लादिमीर लेनिन कहाँ था, उसको एग्जाइल कर दिया गया था ज़ारिस गवर्नमेंट की तरफ से। पर जैसे जैसे बोल्शेविक्स की पावर बढ़ती चली गई, उसको वापस बुला लिया गया रशिया में। अब अक्टूबर रेवोल्यूशन चालू हुआ था अक्टूबर 1917। तो इस रेवोल्यूशन को मैं वापस से पॉइंट बाय पॉइंट बताने वाला हूँ, कभी कभी 5 मार्क्स में आ जाता है तो लिख लेना। अब ऑन 16 ऑफ अक्टूबर 1917 लेनिन ने फाइनली ये सोच लिया कि अब पावर को हमें सीज कर लेना चाहिए, सोवियट्स को वापस से रशिया पे रूल करना चाहिए। इसलिए एक मिलिट्री सेटअप करी गई सोवियत की तरफ से। तो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ने अब डिसाइड कर लिया था कि मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को सीज कर लिया जाता है। तो गवर्नमेंट ने बोल्शेविक्स के दो न्यूज़पेपर के हेडक्वार्टर्स को सीज कर लिया था। इसी के रिस्पॉन्स में बोल्शेविक्स ने भी उनके दो हेडक्वार्टर्स को वापस से सीज कर लिया। तो एक ऑरोरा नाम की एक शिप भी थी, जिसको सिर्फ खड़ा कर दिया गया था शो के लिए। अब गवर्नमेंट और बोल्शेविक्स के बीच में ऐसी लड़ाई चलती रही और दिसंबर तक मॉस्को और पेट्रोग्राड के एरिया में बोल्शेविक्स ने अपना पावर जमा लिया था। फाइनली लेनिन का रशिया पे रूल करने का सपना सच हो चुका था। अब रशिया का कंट्रोल था सोवियट्स के अंडर। तो अब इसके क्या क्या इफेक्ट्स आए, अब ये जान लेते हैं। बैंक्स को सारे नेशनलाइज कर दिया गया। नेशनलाइज का मतलब होता है गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में ले लिया गया बैंक्स को। जैसे तुम लोगों ने एसबीआई देखा होगा, तो एसबीआई गवर्नमेंट का खुद का बैंक है, मतलब वो किसी प्राइवेट बैंक नहीं है, गवर्नमेंट का खुद का बैंक है, इसलिए उसे नेशनलाइज बैंक कहा जाता है। फाइनली फार्मर्स को नोबल्स की लैंड छीनने का अधिकार दे दिया गया। ट्रूप्स के नए ड्रेस बनने लग गए, नई तरीके की यूनिफॉर्म आ गई। अब रशिया एक वन पार्टी रूलिंग स्टेट बन चुका था। सिर्फ बोल्शेविक पार्टी ये रशिया पे रूल कर सकती थी और कोई पार्टी नहीं थी वहां पर। अब कम्युनिज्म के अंडर सारा लैंड गवर्नमेंट के पास रहता है, इसलिए कलेक्टिवाइजेशन हो और कुछ फार्मर्स उसी लैंड पे काम करें। अब हमारा एक आ जाता है फोर्थ पार्ट, जिसे कहेंगे हम सिविल वॉर। अब सिविल वॉर में तीन तरीके की ट्रूप्स एक दूसरे से लड़ रही थी, जो कि थी रेड्स, वाइट्स और ग्रीन्स। अब रेड्स हमारे हो गए बोल्शेविक वाले लोग, जितने बोल्शेविक सोवियत पार्टी के लोग थे वो रेड्स हो गए। वाइट्स थे जारिस्ट वाले लोग, जो जार को सपोर्ट करते थे, वो लोग वाइट हो गए। अब ग्रीन वो लोग थे जो जार को भी सपोर्ट नहीं करते थे और सोवियत को भी सपोर्ट नहीं करते थे, वो लोग अपना अलग ही आइटम थे। अब ग्रीन्स रेड से लड़ रहे थे, वाइट्स भी रेड से लड़ रहे थे, पर ग्रीन्स वाइट से नहीं लड़ रहे थे, मतलब एक तरीके के एलाइज थे। और वाइट्स को सपोर्ट कर रहे थे फ्रेंच, अमेरिकन और जापानीज ट्रूप्स। फाइनली रेड्स जीत जाते हैं और पूरे रशिया पे सोवियत का कंट्रोल आ जाता है। अब ये था लेनिन का यूटोपियन ड्रीम। ना यूटोपिया ये होता है कि अगर सपनों की दुनिया मान लो, सपनों की दुनिया यूटोपिया क्या बोल रहा हूँ मैं, यूटोपिया होता है। समय पे आते आते व्लादिमीर लेनिन की डेथ हो जाती है और हमारी कंट्री का संभाल लेते हैं स्टालिन, जोसेफ स्टालिन। अब इस चैप्टर का अंत आने वाला है, इसकी कुछ आखिरी सांसें बाकी है, तो थोड़ा सा ही बाकी है, वो पढ़ लेते हैं। तो स्टालिन ने रशिया में अपना और कम्युनिज्म का रूल बढ़ाना चालू कर दिया
और ज़्यादा कलेक्टिवाइजेशन हुआ फार्म्स का। मतलब जितने भी पॉइंट्स मैंने पहले बताए थे चेंजेस के, वो कंटिन्यू होते चले गए, उनको हटाया नहीं गया। तो स्टालिन का ये कहना था कि जितने भी लोग फार्म्स को संभालते हैं वो लोग कभी कभी खाने को रोक लेते हैं। मतलब जैसे अगर कोई प्याज उगा रहा है और अगर उसने प्याज को स्टोर कर दिया और मार्केट में प्याज और आ नहीं रहा है, तो जितना प्याज मार्केट में है उसकी प्राइस क्या होगी, बढ़ जाएगी। ऐसा उसका मानना था, इसलिए वो कह रहा था कि कलेक्टिवाइजेशन होना चाहिए। जो ऐसा नहीं होने देता था उसको या तो मार दिया जाता था या तो देश निकाला कर दिया जाता था। 1950s तक सोवियत यूनियन एक काफी बड़ा देश बन चुका था, एक ग्लोबल सुपर पावर कह सकते हो उसे। यही कारण था कोल्ड वॉर का, जो आप आगे पढ़ोगे। तो यहाँ पे आते आते हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। इतना ही था इस वीडियो के लिए, अच्छे तो लाइक कर देना। और अगर आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर के या फिर इसकी वर्कशीट सॉल्व करनी है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपने पहली वर्कशीट सॉल्व करी थी तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।